अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस्लाम के फ़ौरन बाद वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, तो आप हमारा हाल चाल नहीं पूछते। तो ये एक बनता है जेन्युइन यानी कि बात है बच्चों की कि हाल चाल पूछना चाहिए स्टूडेंट्स का, लेकिन असल में वीडियो हमने थोड़ी शॉर्ट करनी होती है, टाइम इतना जो है वो ज़्यादा नहीं हम ले सकते वीडियो का। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से ही होते हैं, तो इसलिए हम हाल चाल नहीं पूछते। तो इसलिए जब भी हम आपका हाल चाल ना पूछा जाए तो आप टेंशन न लिया करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से ही होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खैरियत से ही रखेंगे। तो आज हमने जो चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस था, उसको हमने थ्योरी टाइप जो है वो सारा कंप्लीट किया था। तो आज उसके हम MCQs करने जा रहे हैं। तो MCQs करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। MCQs आपने जब भी करने हैं तो MCQs को करने का मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि MCQs आपको अगर नहीं आ रहा तो कौन सा ऐसा आप ट्रिक इस्तेमाल करके अपने MCQs को सही कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी चीज़। बहरहाल तो जब भी आपने एक्सरसाइज के MCQs करने हैं तो सबसे पहले आपका काम है कि आपने जो चैप्टर की थ्योरी है उसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, यानी थ्योरी को आप अच्छी तरह से याद करोगे। जब बच्चे थ्योरी को अच्छी तरह से याद नहीं करते तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम पेश आती है फिर कि उनको MCQs सही तरह से हल नहीं हो पाते और बहुत सारे स्टूडेंट्स के MCQs जो हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। और बोर्ड में जब MCQs आते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह कि उन्होंने थ्योरी अच्छी तरह से तैयार नहीं की होती। तो इसलिए जब भी आपने MCQs करने हैं तो सबसे पहले आपने चैप्टर की थ्योरी जो है वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो जितने भी इसके आर्टिकल्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, उसके जितने भी आर्टिकल हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप उन लिंक्स को फॉलो करके पहले थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ टॉपिक तैयार किए होंगे। तो फिर भी अगर कोई टॉपिक आपका रहता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। तो उससे आप क्या करें, आप सारी थ्योरी को अच्छी तरह से लर्न करें, बुक की एक एक लाइन को रीड करें, देन आप MCQs में हैं तो आप देखेंगे कि आपको MCQs बड़े आसान लगने वाले हैं। और ये चीज़ जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और इससे आपका MCQs गलत भी नहीं होगा। बहरहाल वीडियो में आगे चल के आपको MCQs को हल करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो MCQs को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज MCQs जो हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के हैं। तो सबसे पहला MCQs जो है हमारे पास वो है कि टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। MCQs की स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना होता है। जब भी आपने MCQs को करना है तो MCQs की जो भी स्टेटमेंट होगी उसको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। जब आप MCQs की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लोगे, आप समझ लोगे, तो आपके पास जो 4 चॉइस यहाँ पे दी हुई हैं तो वो उनमें से जो बेस्ट चॉइस होगी वो आपको आसानी के साथ मिल सकती है। तो टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अब कहता है कि दो इक्वल लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। हमने देखा था कि लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, यानी ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जिनकी डायरेक्शन भी एक ही तरफ होती है उनको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या था, अनलाइक पैरेलल के केस में ये था कि एक फोर्स अगर इधर को लगती है दूसरी इधर को लगती है, तो ये था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस, अब वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे भी हैं। तो आपको याद आ गया होगा हमने कपल का एक टॉपिक पढ़ा था, वहां पे आपको बताया था कि 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और वो एक लाइन पे अमल नहीं करती, तो डिफरेंट लाइन पे जो है वो अमल कर रही होती हैं, यानी इस टाइप से ऐसे। या हमने स्टीयरिंग की एग्जांपल भी आपको दी थी कि एक तरफ हम पुश करते हैं, दूसरी तरफ को क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो ये 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, नॉट अलोंग द सेम लाइन, ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसका जो MCQs नंबर A दिया उसने कहा कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है
अब टार्क तो हमें पता है, टार्क क्या था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, तो इसका मतलब टार्क नहीं हो सकता। नंबर 2 पे उसने कहा कि कपल है, नंबर 3 पे उसने एक्विलिब्रियम का बोला है, नंबर 3 पे न्यूट्रल एक्विलिब्रियम का बोला है। अब एक्विलिब्रियम के केस में हमने देखा था कि एक बॉडी जो होती है, अ बॉडी सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अमल नहीं करती, हम कहते थे बॉडी एक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसमें से जो बेस्ट चॉइस है वो है कपल। हमने कपल की डिफाइन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि कपल की डिफाइन हमने इस तरह से कपल को डिफाइन किया था कि अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। तो इसका मतलब इसका सही जो आंसर है या इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो है बी, जो कि कपल है। तो इस तरह से एमसीक्यूज नंबर 1 का जो सही बेस्ट चॉइस है वो है बी। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की। तो फिर से वही बात कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होता है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना होता है, तो देन आपने चॉइस को देखना होता है। तो स्टेटमेंट जो इसकी है वो ये है, द नंबर ऑफ फोर्सेज दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर, कहता है कि नंबर ऑफ फोर्सेज जो आप हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर सकते हो वो कितनी है। अब हेड टू टेल रूल मेथड क्या था, हेड टू टेल रूल जो था वो एक ग्राफिकल मेथड था। वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल, यानी ग्राफ के तरीके से वेक्टर्स को जमा करने का जो मेथड था उसको हमने क्या बोला था, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल से हम देखते हैं कि हम कितनी फोर्सेज जो है उनको ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल का हमने टॉपिक भी किया था, तो आप उसको भी देख सकते हो। क्या है कि हेड टू टेल रूल में हेड टू टेल रूल मेथड होता है। ये वेक्टर एक मेरे पास एक है, ए है, इसको मैं नाम या F1 फोर्सेज का अगर नाम देना तो आप फोर्सेज का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि उसने पूछा यहाँ पे द नंबर ऑफ फोर्सेज दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। इसको मैं F1 फोर्स का नाम देता हूँ। इस तरह से इसको मैं हेड टू टेल रूल मिलाया, यानी हेड को टेल के साथ मिला दिया, इसको F2 का नाम दे देता हूँ। इस तरह से इस फोर्स को मैं F3 का नाम दे देता हूँ। अब इस तरह से मैंने इसको मिला दिया, तो ये इनका क्या होता है, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर था। ये रिजल्टेंट फोर्स है F, जो कि बराबर होगी F1 प्लस F2 प्लस F3। अब ये मैंने 3 फोर्सेस को ऐड किया, तो क्या 3 ही ऐड कर सकते हैं? नहीं भाई, 3 से ज़्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम फिर से एक फोर्स बनाते हैं, F1 F2 F3 F4 F5। सो जितनी भी फोर्सेस आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। और इसमें अहम बात हेड टू टेल रूल में ये होती है, ये F1 F2 फोर्स है, ये F3 है, ये F4 है, और ये क्या है, F5 फोर्सेस है। अब देखिए हेड टू टेल रूल से हमने इसको मिलाया, हेड को टेल से मिलाया, हेड को टेल से मिलाया, हेड को टेल से हम मिला रहे हैं, हेड को टेल से मिला रहे हैं, हेड को टेल से मिला रहे हैं। हेड भी समझ ले क्या है, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसको टेल बोलते हैं जी। अब हेड टू टेल रूल के तहत हम मिला रहे हैं, और इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसके हेड को लास्ट वेक्टर की हेड के साथ मिलाना होता है अपने, और ये बात याद रखने वाली है। तो हेड टू टेल रूल में हम कितने फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, उसने ए ऑप्शन दिया है 2 फोर्सेस, बी ऑप्शन उसने दिया है कि 3 फोर्सेस, सी ऑप्शन उसने दिया है 4 फोर्सेस, और डी ऑप्शन उसने दिया एनी नंबर। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ही है कि हम कोई भी नंबर, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस जो है ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसकी सही आंसर जो है वो होगा जी एनी नंबर। उसके बाद जी एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3 में बोलता है कि द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस के बोलता है कि नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं, यानी फोर्स के आपने बताने हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में हमने इस चीज़ को देखा था कि किस तरह से हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो वो फाइंड किए थे। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में हमने काम क्या किया था वो ज़रा आपको दिखा देते हैं, तो देन आपको बड़ा ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट को समझना मैंने आपको पहले भी बोला बहुत ज़रूरी है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। अब देखिए यहाँ पे हम एक फोर्स लेते हैं, ये XY प्लेन है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं जी,
ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक फोर्स एफ लेते हैं और इसका एंगल थीटा इस एक्सिस के साथ बन रहा है। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्सिस पे और इसको बाय हेड टू टेल रूल के तहत हम मिला भी सकते हैं। ये हमने क्या पैरेलल लाइन ड्रा की है जो कि किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है और परपेंडिकुलर किस पे है, एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब इस लाइन की लेंथ जो है, इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ बराबर है, तो इसलिए अगर ये एक्स कंपोनेंट है इसको भी हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ही है। ये एफ फोर्स थी, तो ये फोर्स को हमने उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। यानी हम देखना ये चाहते होते हैं कि ये फोर्स का जो ये वाला एफ फोर्स जो है इसने हॉरिजॉन्टल कितना मतलब लगी है फोर्स और वर्टिकली कितनी फोर्स लगी है। तो इस तरह से हमने इस फोर्स को नाम दे दिया था फिर एफ एक्स का और इसको नाम दिया था एफ वाई का, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही थी इसलिए इसको एफ एक्स का और ये वर्टिकली एक्ट कर रही थी इसलिए इसको एफ वाई का हमने नाम दे दिया था। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फोर्स के कितने हो रहे हैं, यहाँ पे फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो दो निकले हमारे पास, एक एफ एक्स होता है, एक क्या होता है एफ वाई। सो इसमें अब एमसीक्यूज में देखते हैं। उसने कहा कि नंबर ए ऑप्शन में उसने कहा कि 1 है, नंबर बी ऑप्शन उसने कहा 2, नंबर सी ऑप्शन उसने कहा 3, नंबर डी ऑप्शन उसने कहा कि 4। तो इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स जो है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो कितने हैं, 2 ही होंगे। एक एफ एक्स होगा, एक क्या होगा एफ वाई। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो हमारे पास है, सॉरी ये मैं थोड़ा आंसर इसका गलत लिख गया यहाँ पे, ये 2 ऑप्शन का हमारा आंसर था, तो ये मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये 2 वाले का एनी नंबर था और क्योंकि हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि 2 वाले का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया था, तो 2 वाले का आंसर इधर है। अब ये 3 वाले का आंसर देखेगा तो इसका बेस्ट चॉइस जो इसकी है वो बी है, जो कि हमारे पास कितने 2 है। यानी नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हैं, वो 2 हैं। एक एफ एक्स होता है और एक हमारे पास क्या है एफ वाई होता है। सेकंड वाले का एमसीक्यू का फिर मैं क्लियर कर दूं कि इसका हमारे पास जो था वो डी ऑप्शन इसका था सही, जो कि हमारे पास था एनी नंबर, तो डी इसका सही ऑप्शन था एनी नंबर। और थर्ड वाले का बी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया, क्लियर किया इस चीज़ को कि बी ऑप्शन है जो कि हमारे पास क्या 2 है। अब बात करते हैं जी हम एमसीक्यूज नंबर 4 की। एमसीक्यूज नंबर 4 में कहता है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। अब कहते हैं कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की है और मेकिंग एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपने मालूम करना है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रही है वो 30 डिग्री का जाविया बना रही है और फोर्स कितनी लग रही है 10 न्यूटन लग रही है। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम फाइंड करेंगे हमने फोर्सेस के कंपोनेंट, जैसे अभी यहाँ पे बताया कि एफ एक्स कंपोनेंट जो फोर्स का होता है यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एफ कॉज ऑफ थीटा। ये फोर्सेस के हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखे थे कि 2 थे, एक एफ एक्स होता है एक एफ वाई होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है ये एफ कॉस थीटा के बराबर होता है और एफ वाई वाला एफ साइन थीटा के बराबर होता है। बहरहाल हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इस फार्मूले के अंदर हम आंसर जो है वो निकाल सकते हैं वैल्यूज लगा के। तो देखें फोर्स उसने कहा कि हमारे पास 10 न्यूटन है जी, फोर्स 10 न्यूटन है, मल्टीप्लाई काज कितना हमारे पास है, काज है 30 डिग्री। अब इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, कैलकुलेशन से हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने 4 चॉइस हमें दी हुई हैं 4 एमसीक्यूज के जो है वो 4 ऑप्शन उसने जो दिए हुए हमें, वो ए उसने कहा 4 न्यूटन है, बी उसने कहा 5 न्यूटन है, सी उसने कहा 7 न्यूटन है और डी उसने कहा 8.7 न्यूटन है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई काज 30 डिग्री, आप कैलकुलेटर पे काज लगाओगे और उसके बाद 30 डिग्री की वैल्यू लगाओगे तो काज 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास 8.66 आ रहा है, तो इसको आप 8.7 लिख सकते हो। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा फिर 8.7 न्यूटन की फोर्स आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब जो एमसीक्यूज नंबर 4 है इसका जो सही आंसर है वो है 8.7 न्यूटन, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है
7 न्यूटन हमारे पास। ये इसका सही आंसर है। अब हम एमसीक्यूज नंबर 5 की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 5 की हम स्टेटमेंट जो है इसको रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, एमसीक्यूज नंबर 5 की स्टेटमेंट है कपल इज फॉर्म्ड बाय, ए ऑप्शन उसने दिया है कि 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि कपल फॉर्म कब होता है, जब 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। बी ऑप्शन में उसने कहा है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी 2 फोर्सेस अगर पैरेलल हैं, लाइक पैरेलल हैं, तो क्या तब कपल प्रोड्यूस होता है। सी ऑप्शन में उसने कहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, यानी 2 फोर्सेस तो लग रही हैं और वो सेम लाइन में लग रही हैं, तो क्या इससे कपल प्रोड्यूस होता है। डी ऑप्शन उसने कहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो कि एक लाइन में नहीं है, तो इससे कपल प्रोड्यूस होता है। तो यही इसका आंसर सही है, डी है, कि जिसका मतलब ये है कि कपल इज फॉर्म्ड, क्योंकि हमने कपल की डेफिनेशन में पढ़ा था, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, कि वो एक लाइन में नहीं होती। तो इस तरह से अगर ये हम बना लें स्टीयरिंग ऑफ कार है, एक साइड से हम पुश करते हैं, एक साइड से आप क्या करते हो, पुल करते हो, तो ये 2 फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस है जो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इससे कपल प्रोड्यूस होता है। इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या है, डी है, जो कि 2 इक्वल, डी ऑप्शन है 2 इक्वल एंड to equal and opposite forces not in the same line, सेम लाइन। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है कि कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, यानी कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, कि एक लाइन में नहीं होती तो उससे कपल फॉर्म में आता है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, कहता बॉडी इज इन एक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, एक बॉडी एक्विलिब्रियम में होती है जब इसका एक्सेलरेशन, ए ऑप्शन उसने दिया है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, बी ऑप्शन दिया है स्पीड यूनिफॉर्म होगी, सी ऑप्शन उसने दिया स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, और डी ऑप्शन उसने दिया है कि एक्सेलरेशन इज 0। तो ये वो एमसीक्यूज है जो अक्सर औकात ज़्यादातर लोग इसको गलत कर जाते हैं, क्योंकि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है। हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी थी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि बॉडी पे अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और एक दूसरा हमने पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम की टाइप्स में हमने देखा था, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम थी कि जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, लेकिन उसने यहाँ पे सिंपल कहा हुआ है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है। तो इसलिए जो अक्सर गलत एमसीक्यूज लगाते हैं लोग वो है स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो ये एमसीक्यूज इस लिहाज से गलत है क्योंकि उसने कहा है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ना कि उसने कहा कि बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो फिर हम लगा सकते हैं यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, फिर हम लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डायनामिक का वर्ड इस्तेमाल नहीं उसने किया हुआ है। उर्दू मीडियम की बुक्स में उसने डायनामिक का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक में डायनामिक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए अगर डायनामिक का वर्ड इस्तेमाल करता है तो फिर इसका ऑप्शन बन सकता है स्पीड इज यूनिफॉर्म। लेकिन अब इसकी जो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उसने कहा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा जी डी, जिसमें है कि एक्सेलरेशन इज 0। अब 6 वाले एमसीक्यूज का सही आंसर है डी, एक्सेलरेशन इज 0। और हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था F इजिकल टू एम ए, और हमने देखा था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
लेकिन जब बॉडी का एक्सेलरेशन ही 0 हो गया है तो इसका मतलब m मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो F 0 होने का मतलब क्या है कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। हमने एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पढ़ा था, अ बॉडी इज सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी एक्विलिब्रियम में होती है अगर उस पर कोई नेट फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। तो आप देख लें यहाँ पे जब एक्सेलरेशन हमने 0 बोला है तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स 0 होगी, तो एक्सेलरेशन 0 वाला ऑप्शन डी जो इसका है 6 MCQs का वो सही है। MCQs नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट उसने दी है, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होती है, व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो। ए ऑप्शन में उसने कहा इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, क्या ये अपने बुलंदतरीन मकाम पर होगा। बी ऑप्शन में उसने कहा है इज एट द लोएस्ट पोजीशन, क्या ये अपने पस्तरीन मकाम पर यानी कम तरीन पॉइंट पर होगा। सी ऑप्शन में उसने कहा कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, यानी अपनी बुलंदी को बरकरार रखता है अगर इसको थोड़ा हिलाया जाए। डी ऑप्शन में उसने कहा इज सैचुरेटेड एट इट्स बॉटम, क्या ये अपना जो इसका बॉटम पॉइंट है यानी बुनियाद के अंदर रहता है। अब देखें हमने ये चीज़ पढ़ी थी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में हमने ये चीज़ बताई थी आपको कि जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है तो वो अपनी एक तो जो पहली पोजीशन होती है उस पर वापस नहीं आती, और दूसरी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। यानी बाल वाली एग्जांपल हमने आपको दी थी कि जब बाल को यहाँ से हिला के हम आगे लेके जाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए इसका सही जो बेस्ट इसका आंसर है वह कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, कि ये अपनी बुलंदी को बरकरार रखता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में जब इसको हिलाया जाता है। तो इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या है, सी है 7 वाले MCQs का। तो सी ऑप्शन इसका सही है जो कि है कीप्स इट्स हाइट keeps its height if displaced। यानी अपनी बुलंदी को बरकरार रखता है अगर इसको क्या किया जाए, अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए। यानी अपनी जगह पर हिलाने से भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वही रहता है, यह अपनी बुलंदी को बरकरार रखता है। तो इसलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब होता है अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए। यानी इसको अपनी जगह से हिलाने पर भी अपनी बुलंदी बरकरार रखनी पड़ती है। और ये देख लें यहाँ पे उतनी हाइट यहाँ पे है, उतनी हाइट यहाँ पे, यानी अपनी हाइट को क्या करेगा, उतना ही रखता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी ही है। तो आई थिंक ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब MCQs नंबर हम बात करते हैं 8 की। 8 MCQs में कहता है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार्स को हम स्टेबल कैसे बना सकते हैं। ए ऑप्शन में उसने कहा है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, क्या उनकी स्पीड को बढ़ाकर, डिक्रीजिंग देयर मैस, क्या इनके मैस को डिक्रीज करके। सी ऑप्शन में उसने कहा लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करके। डिक्रीजिंग देयर विथ, क्या इनकी जो चौड़ाई है उसको कम करके हम कर सकते हैं। अब हमने स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ जो है मैस पोजीशन सिस्टम में हमने ये चीज़ देखा था, इस चीज़ को हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टॉपिक था कि स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस, और उसमें हमने आपको बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में बताया था कि किसी भी बॉडी को अगर आपने स्टेबल करना है तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रखा जाता है। और उस टॉपिक में हमने ये भी बताया था कि रेसिंग कार्स की हाइट भी कम इसलिए रखी जाती है, उनकी बेस को नीचे से हैवी इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो से लो रहे। तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा तो इसका बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन जो 8 वाले का है वो है सी, जो क्या है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लो रखते हैं अगर, तो यानी सेंटर ऑफ मास को या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम लो रख लेते हैं तो इस तरह से बॉडी को हम स्टेबल कर सकते हैं। रेसिंग कार्स को हम स्टेबल बनाते हैं, उनकी बेस को हैवी बना के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका लो रहता है। इस तरह से वो गाड़ियाँ जो हैं, कारें, रेसिंग कार जो हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। अब वो बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई थी कि एमसीक्यूज़ को हल करने का हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। यानी एमसीक्यूज़ आपके पास आता है तो आपने उसको किस तरह से हल करना है। कोई भी किसी किस्म का एमसीक्यूज़ आता है तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने स्टेटमेंट पे गौर करना होता है, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। जब स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो फिर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, क्योंकि जब स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो एमसीक्यूज़ हमें किस आर्टिकल में से आया है। अब उस आर्टिकल को थोड़ा जहन में दोहराएं, यानी उसको रिवाइज करें। जब उसको आप जहन में दोहराएंगे तो इस तरह से क्या होगा, उसको जहन में दोहराने से आपको माइंड में वो टॉपिक आने लग जाएगा। जब वो आर्टिकल टॉपिक आपके माइंड में आएगा तो अब आपके समझ में आने चीज़ें लग जाएंगी कि ये इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। जैसे अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, अभी लास्ट एमसीक्यूज़ हमने किया है कि रेसिंग कार जो उनको हम स्टेबल कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो हमें इस चीज़ की समझ आ जाएगी स्टेबिलिटी जो है एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड किस पे करती है। यानी वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने जो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो आपने लो रखना है एक तो बात, दूसरा ये है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वो बेस के अंदर से पास हो। तो अब इसमें उसने जो 4 एमसीक्यूज़ आपको दिए थे, इंक्रीजिंग देयर स्पीड है, तो आप माइंड में ये कर लो कि ये आ ही नहीं सकता, इसलिए इस पे क्रॉस लग गया। डिक्रीजिंग देयर मास, अब मास तो कम नहीं हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने स्टेबल करना है, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। अब आगे बात के लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डी ऑप्शन है डिक्रीजिंग देयर विथ, कि उनकी विथ को डिक्रीज करके या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करके। अब आपके माइंड में आया होगा स्टेबिलिटी वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको कि स्टेबल कैसे कर सकते हैं, कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है उसको अपने लो से लो रखना होता है ताकि बॉडी को जो है वो स्टेबल किया जा सके, ताकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वो सस्पेंशन पॉइंट से लो रहे, यानी नीचे रहे, बेस के अंदर से वो लाइन पास हो। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या था, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लो रख के इसको जो है वो आसानी के साथ जो है रेसिंग कार जो है उनको स्टेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको एमसीक्यूज़ आता है तो आपने एमसीक्यूज़ पे टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पे गौर करना होता है। आपने अच्छी तरह से एमसीक्यूज़ को रीड करना है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आप उसमें से जो आपको 4 चॉइस उसकी दी हुई हैं, यानी 4 चॉइस आपको दी होती हैं, तो सबसे पहले उनमें से वो आप 2 ढूंढ लें कि जो आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यानी ये एमसीक्यूज़ तो आ ही नहीं सकते। अब 2 गलत हो जाएंगे तो अगर आपको तुक्का लगाना पड़ जाए तो फिर आपने ये काम करना है। अब 2 एमसीक्यूज़ रह गए, दोनों पे आप एक पे आप तुक्का लगाएं, आप टिक करें तो आपके 50-50 चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप चारों में से आप तुक्का लगाते तो आपको हो सकता था एमसीक्यूज़ गलत ही होता। लेकिन अब जो आपने 2 में से आपने सोचा है कि 2 में से कोई एक सही हो जाएगा, तो अब 50-50 चांसेस हो गए, या तो सही होगा या 50% चांस ये भी गलत होने के चांसेस भी हैं, 50% सही होने के चांसेस भी हैं। तो इस तरह से आप जब 2 एमसीक्यूज़ में से एक को ढूंढोगे तो आपका सही हो जाएगा, उम्मीद है। तो इस तरह से आप एमसीक्यूज़ को, किसी भी टाइप का एमसीक्यूज़ आता है, किसी भी एग्जाम में आपको एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हो। यानी ये वो ट्रिक है जिनसे आप एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हो। बहरहाल टॉपिक को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एमसीक्यूज़ है, टॉपिक को रीड करने के बाद आपको एमसीक्यूज़ जो है वो कोई मुश्किल नहीं लगता। तो इसलिए टॉपिक को अच्छी तरह से रीड किया करें ताकि आपके लिए एमसीक्यूज़ जो है वो प्रॉब्लम का सबब ना बने। तो इस तरह से आज के हमारे जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ थे उसकी वीडियो जो है वो मुकम्मल हुआ चाहती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारी न्यूमेरिकल की वीडियो आ रही है उसमें। तब तक अल्लाह हाफिज़।